मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का ही पौधा क्यों चुना, उसके कुछ रीजंस, उसके कुछ कारण पिछले लेक्चर वीडियो में हमने पता किए थे और इस वीडियो में अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मेंडल की कामयाबी के पीछे वो कौन से कारण थे जो बाकी लोगों के एक्सपेरिमेंट में मिसिंग थे। मेंडल के साथ ही बहुत सारे और भी लोग थे, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग और भी थे, बुद्धिजीवी लोग थे जो वेरिएशंस की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे, लेकिन कामयाबी सिर्फ मेंडल को मिली। वो अलग बात है कि जब तक मेंडल जिंदा थे किसी ने उनकी कद्र नहीं की। उनकी मौत के बाद उनके एक्सपेरिमेंट को दोबारा से खंगाला गया और तब जाके साबित हुआ कि मेंडल सही थे। वो आगे बात करेंगे। अपने पहले कुछ रीजंस अपने जान लेते हैं कि मेंडल कामयाब क्यों हुए। इसमें पहला रीजन दे रखा है क्लियर वेरिएबल्स। मटर के पौधे में जो भी ट्रेट्स, जो भी कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे वो सारे के सारे क्लियरली विजिबल थे, जिसे कोई 5 साल का बच्चा भी ऑब्जर्व कर सकता था। दूसरा, केयरफुल क्रॉसेस। मटर के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही है, मेंडल ने उनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया, वो भी सक्सेसफुली, और उन सब का एक्यूरेट रिकॉर्ड भी रखा कि किस पौधे का किससे क्रॉस करवाया गया और उससे क्या प्रोजीनी मिली, कौन से पौधे मिले, उन सब का रिकॉर्ड उन्होंने रखा। तीसरा, लार्ज सैंपल साइजेस। उन्होंने हजारों मटर के पौधे उगाए और इसका फायदा ये हुआ कि उन्हें वेरिएशंस पर काम करने का मौका मिला। जितने ज्यादा पौधे उतनी ज्यादा वैरायटी, तो लार्ज सैंपल साइज था ये। चौथा रीजन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उन्हें मैथ का अच्छा नॉलेज था, इसलिए जो भी उन्होंने एनालिसिस किया, जो भी कैलकुलेशन की, वो काफी एक्यूरेट थी। पनेट स्क्वायर बनाए थे उन्होंने, जिसमें अपने गैमेट्स की मैचिंग करवाते हैं, एलिल्स की मैचिंग करवाते हैं। पांचवा, रिपीटिशन एंड कंसिस्टेंसी। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को, उन्होंने अपने जो हाइब्रिड क्रॉस थे उनको बार बार लगातार दोहराया और एक्यूरेट रिजल्ट पर पहुंचे। द राइट टाइम एंड प्लेस। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ाई कर चुके थे, तो उन्हें साइंस और मैथ का अच्छा खासा नॉलेज था और यही नॉलेज उनके एक्सपेरिमेंट में काम आया, मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये कुछ रीजंस थे मेंडल की कामयाबी के पीछे। अब अगला टॉपिक पकड़ते हैं अपने, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉज। मेंडल तो चले गए थे, मेंडल की कदर उस समय किसी ने नहीं की, लोगों ने उन्हें पागल समझा, लेकिन 1900 में 3 जेंटलमैन साथ आए और उन्होंने दोबारा से मेंडल्स के लॉज को डिस्कवर किया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेंडल ने जो भी कहा वो सब कुछ सही था। वो 3 लोग कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेमार्क। ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, जीन के अंदर बदलाव से अचानक से किसी भी ऑर्गेनिज्म में बदलाव आ जाते हैं, वो थ्योरी किसने दी? ह्यूगो डी व्रीज ने। कार्ल कोरेंस ने मेंडेलियन इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया दोबारा से और उन फैक्टर को ढूंढा जिन्हें एलिल्स कहा जाता है, उन पर स्टडी की। और शेरमार्क ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए पीज और दूसरे प्लांट्स पर। अब आगे बढ़ते हैं और वो 7 ट्रेट्स, वो 7 कैरेक्टर स्टडी करते हैं जो मेंडल ने मटर के पौधे पर ऑब्जर्व किए थे। पहला था सीड शेप, दूसरा सीड का कलर, फिर पॉड फली की शेप, फली का कलर, फिर फ्लावर का कलर, फिर फ्लावर की लोकेशन और लास्ट में प्लांट का साइज। और हर कैरेक्टर के 2 फॉर्म होते हैं। जैसे अगर अपने प्लांट का साइज लेते हैं तो साइज के बेस पर या लंबाई के बेस पर प्लांट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक लंबे और एक छोटे। ठीक है, ऐसे ही सीड का जो शेप था वो भी 2 तरह का था, एक राउंड था, एक रिंकल्ड था। यहाँ पर जो ऊपर लिखे गए राउंड, येलो, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, पर्पल, एक्साइल और टोल, ये सब डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब ये हर जनरेशन में अपीयर होते हैं। और नीचे लिखे हुए रिंकल्ड, ग्रीन, कॉन्स्ट्रैक्टेड, येलो, वाइट, टर्मिनल, ड्वार्फ, ये सब रिसेसिव होते हैं। रिसेसिव का मतलब वो पहली जनरेशन में कभी भी अपीयर नहीं होते। और ये भी याद रखना है कि राउंड और रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, ये सभी एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक दूसरे के उल्टे, और मेंडल ने इन्हीं को स्टडी किया था। अब आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। मेंडल ने 2 तरीके से एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के पौधे पर। एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर चला जाता है, एक कैरेक्टर की स्टडी की जाती है, उसी का फिनोटाइप, उसी का जीनोटाइप चेक किया जाता है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में
दो कैरेक्टर की एक साथ स्टडी की जाती है जनरेशन टू जनरेशन, उसी का जीनोटाइप उसी का फिनोटाइप चेक किया जाता है। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को स्टडी किया गया है जो है प्लांट की हाइट, प्लांट का साइज, वो लंबे हैं या छोटे हैं। तो दो पेरेंट प्लांट ले रखे हैं, जो लंबे वाला है उसको डबल कैपिटल टी से, जो कि प्योर लंबा हो गया है, उसमें मिलावट नहीं है, दोनों ही टी कैसे हैं, कैपिटल टी है। और दो स्मॉल टी भी है जो डिनोट कर रहे हैं ड्वार्फ प्लांट को, छोटे प्लांट को। ड्वार्फ है वो हमेशा प्योर ही होगा, अगर प्योर नहीं है तो इसका मतलब वो ड्वार्फ नहीं। जब दो स्मॉल टी एक साथ आएंगे तभी प्लांट ड्वार्फ होगा। अगर स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी आ गया तो कैपिटल टी की वजह से वो प्लांट लंबा हो जाएगा, और जो स्मॉल टी का कैरेक्टर है छोटा होने का वो दब जाता है, वो सप्रेस हो जाता है, दब जाता है। वो अपीयर तभी होगा जब दो स्मॉल टी साथ साथ आएंगे, और ये स्मॉल जो लेटर अपने लिखते हैं वो बताते हैं रिसेसिव कैरेक्टर को, जो F1 जनरेशन में कभी भी अपीयर नहीं होते। मैं फिर से आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जो अल्फाबेट लिखे जाते हैं एक जीन के दो रूप हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो हमेशा अपना कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये जो दो टी लिखे हुए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीन के एलिल्स हैं, जीन की दो फॉर्म है। अब इसके गैमेट बना रखें। गैमेट बनाना बड़ा आसान काम है। ये जो दो कैपिटल टी है इनको सेपरेट कर दो तो दो अपने को गैमेट्स मिल गए। इसी तरीके से दो स्मॉल टी है, इनको भी सेपरेट कर दो तो दो स्मॉल टी अपने को मिल गए, वो गैमेट्स हैं। और इनकी मैचिंग करवानी है अब पनेट स्क्वायर से। और इस तरीके से F1 जनरेशन में अपने को जितने भी प्लांट मिलेंगे वो सारे के सारे लंबे मिलेंगे, क्योंकि जो छोटा होने का कैरेक्टर है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, और F1 जनरेशन में वो अपीयर नहीं होता। क्यों अपीयर नहीं होता, इसका भी रीजन है। जब स्मॉल टी के साथ एक कैप्स टी आ जाएगा तो कैप्स टी स्मॉल टी को दबा देता है, उसका कैरेक्टर उभर कर सामने नहीं आ पाता। तो कैरेक्टर किसका सामने आएगा, कैपिटल टी का, और वो कौन सा कैरेक्टर है, लंबे होने का। अब ये F1 जनरेशन में दो चीजों का ध्यान रखना है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप वो कैरेक्टर होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, बाहर से सभी प्लांट अपने को लंबे मिलेंगे, सारे के सारे प्लांट, और सबका जीनोटाइप भी क्या रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद इनके भी गैमेट बनाएंगे, वैसे ही कैपिटल टी और स्मॉल टी को अलग अलग कर लेंगे। अब दोनों की मैचिंग करवाएंगे, वही पनेट स्क्वायर बनेगा। और उसके बाद जो जीनोटाइप मिलेगा अपने को 1:2:1 मिलेगा, एक प्योर लंबा, दो हाइब्रिड लंबे और एक ड्वार्फ छोटा। ये देख सकते हैं आप यहाँ। और ड्वार्फ तभी आता है जब दो स्मॉल टी साथ साथ आएंगे, और एक प्योर लंबा है जिसमें दो कैपिटल टी साथ आए हैं, और जो हाइब्रिड लंबे हैं उसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। तो 1:2:1 का रेशो अपने को मिलता है जीनोटाइप में, और फिनोटाइप में क्या होगा, 3:1 मिलेगा। अब अपने जब अंदर घुसे हैं प्लांट के तब अपने को मालूम पड़ा कि जो लंबा लंबा है उनमें भी फर्क है। एक तो प्योर लंबा है और एक हाइब्रिड लंबा है। प्योर लंबा किसको कहेंगे, जिनमें दो कैपिटल टी साथ साथ आएंगे, और जो हाइब्रिड लंबा है उसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। लेकिन दूर से देखने पर, बाहर से देखने पर हमें ये तीनों प्लांट लंबे दिखाई देंगे। तो इसका फिनोटाइप रहेगा 3:1, 3 तो है लंबे और एक है ड्वार्फ, जबकि जीनोटाइप 1:2:1 रहेगा। ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब अपने बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें अपने दो कैरेक्टर की एक साथ स्टडी करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में मटर के जिन दो कैरेक्टर की स्टडी की गई है वो है एक तो शेप, बीज का जो शेप है, और बीज का कलर। ये दो कैरेक्टर की स्टडी की गई है एक साथ। तो यहां पर दो पेरेंट प्लांट ले रखे हैं, एक में बीज का कलर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक है डोमिनेंट पेरेंट और एक है रिसेसिव। डोमिनेंट को हमेशा कैप्स लेटर में दिखाते हैं, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसको अपने स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यहां चेक कर सकते हैं, यहां पर दो प्लांट ले रखे हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, और दो कैरेक्टर की स्टडी की गई है। एक है बीज का शेप और एक है बीज का कलर। तो बीज का जो राउंड शेप है और येलो कलर है वो डोमिनेंट है। तो राउंड शेप को अपने दिखाते हैं डबल कैपिटल R से, और येलो कलर को दिखाते हैं डबल कैपिटल Y से। इसी तरीके से जो रिंकल्ड है, जिसपे झुर्रियां पड़ी हुई है, वो शेप है
जिसको अपने डिनोट करते हैं डबल स्मॉल आर से। इसी तरीके से इसका जो कलर है, जो रिसेसिव कलर है, जो कभी कभार उभर कर सामने आता है, वो है ग्रीन, और इसको शो करेंगे डबल स्मॉल वाई से। इन दोनों का क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे अपने को राउंड और येलो मिलेंगे। बीज का कलर येलो होगा और सभी बीजों का जो शेप है वो राउंड रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होते हैं, और इसका जो जीनोटाइप रहेगा वो रहेगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। सारे पौधे एक जैसे। अब क्या करना है अपने को, अब इनके गैमेट्स बनाने हैं अपने को। ये पनेट स्क्वायर दिखा रखा है। गैमेट्स किस तरह से बनेंगे, जितने भी पॉसिबल मैचिंग है वो अपने को करवानी है। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। और सेम यही अपने को लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि दो प्लांट ले रखे हैं। अब इनका अपने क्रॉस करवाएंगे तो जितनी भी मैचिंग होगी, पॉसिबल मैचिंग, वो अपने करवाते हैं। अब देख सकते हैं जिनको येलो से शो कर रखा है वो सारे के सारे कैसे प्लांट है, राउंड और येलो है, और टोटल काउंट करोगे तो वो 9 मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से ग्रीन प्लांट है और राउंड वो मिलेंगे 3, काउंट कर सकते हैं आप। और रिंकल्ड येलो मिलेंगे अपने को 3। रिंकल्ड का मतलब रिसेसिव कैरेक्टर है, और वो तभी शो होगा जब डबल स्मॉल r एक साथ आएंगे। वो कहां पर आप चेक कर सकते हैं। और रिंकल्ड ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर है दोनों ही। शेप उसकी कैसी होगी, रिंकल्ड, और कलर कैसा हुआ, ग्रीन। तो डबल स्मॉल r डबल स्मॉल y, एक ही मिलेगा कोने में नीचे नीचे। तो ये रेशो हो गया 9:3:3:1। और ये रेशो किसका है, फिनोटाइप का है। से जीनोटाइप पूछ लिया जाए तो वो भी अपने काउंट करके लिख सकते हैं। जीनोटाइप का मतलब अब अपने प्लांट के अंदर घुसेंगे। अपनों बाहर से देखने पर ये तो बोल दिया कि 9 ऐसे पौधे हैं जिनमें जो बीज लगे हुए हैं वो राउंड और येलो हैं। राउंड किस किस कंडीशन में हो सकते हैं, एक कैपिटल R एक स्मॉल r साथ साथ आए तो राउंड हो सकता है। 2 कैपिटल R साथ आए तो भी राउंड हो सकता है। येलो किस कंडीशन में होगा, 2 कैपिटल Y या एक कैपिटल Y एक स्मॉल y साथ आएंगे तो येलो कलर होगा। तो इस तरह से सिंगल सिंगल अपने को काउंट करना पड़ेगा, जीनोटाइप आ जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब आते हैं कंक्लूजन पर। एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट के बेस पर 3 लॉज दिए, जिन्हें आज हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, जेनेटिक्स के रूल्स कहते हैं। तो पहला लॉ क्या है, सेग्रीगेशन का है। दूसरा लॉ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का है। थर्ड है डोमिनेंस का है। पहले डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है, अपीयर होता है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। पहले पे आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब अपने गैमेट्स बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कैपिटल T स्मॉल t को अलग कर दो, 2 गैमेट्स बन गए, 2 एलिल्स बन गए। तो जब मैचिंग होती, क्रॉस करवाते हैं, तो सारे के सारे गैमेट्स या एलिल्स या जीन की 2 फॉर्म अलग अलग हो जाती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। फिर जब अपने मैचिंग करवाते पनेट स्क्वायर बनाकर एक एलिल की दूसरे एलिल के साथ, तो वो फ्रीली होता है। एक एलिल हमेशा फ्री रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है किसी भी दूसरे एलिल के साथ मैचिंग करवाने के लिए, मैचिंग करने के लिए। जितने भी पॉसिबल मैचिंग होती है अपने करवाते हैं, फिर उसका जीनोटाइप फिनोटाइप निकालते हैं। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। आखिर में एक चीज और बता देता हूं जो आपकी बुक में दे रखा है। वहां पर लिंकेज दे रखा है। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, उस टाइम लिंकेज के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, और जितने भी प्लांट पर उन्होंने स्टडी किया उनमें लिंकेज नहीं था, लिंकेज मिसिंग था। तो अगर उस टाइम लिंकेज होता, मेंडल ने जो क्रॉस करवाए थे उनके जीनोटाइप फिनोटाइप कुछ और ही होते। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनका रिजल्ट फिर कुछ और ही आता। अब सवाल है लिंकेज क्या है। देखिए 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो एक मदर का एक फादर का है, दिखने में एक दूसरे के कॉपी लगते हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट एलिल्स होते हैं और दूसरे के ऊपर रिसेसिव फॉर्म में एलिल्स दिखाई देते हैं। जैसे अगर कैपिटल A से अपने किसी भी एलिल को डिनोट करते हैं तो वो डोमिनेंट है, और स्मॉल a जो रहेगा उसका रिसेसिव फॉर्म वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर मिलेगा। लेकिन असल बात क्या है, एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन्स या 2 एलिल्स के बीच में दूरी बहुत कम होती है, पास पास होते हैं। तो ये जीन कभी भी दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन या एलिल्स हैं उनके साथ मैचिंग नहीं कर पाते हैं। अगर आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है तो एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ओवरलैप हो जाता है
और आपस में जीन का एक्सचेंज करते हैं, वो इसमें नहीं हो पाता, क्योंकि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो 2 जीन रखे हुए हैं वो बहुत पास पास हैं। वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर रखे हुए जीन से कभी भी मैचिंग नहीं कर पाता है, तो वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये लिंकेज अगर उस समय होता उनके प्लांट के अंदर, मटर के पौधों में, तो जीनोटाइप कुछ और ही दिखाई देता। तो इस तरीके से 13वां चैप्टर जेनेटिक्स अपनों ने आज कंप्लीट कर लिया। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।